तो बहुत खुशी है हमें कि एक जिस कलाकार ने एक। और इस बीच आपको तेलंगाना लिए चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त तेलंगाना के दौरे पर हैं और किसान महासम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं। आइए सीधे वहीं का रुख करते हैं। मोदी जी दिल्ली में है, उनके तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, तेलंगाना में सरकार बनाने के निश्चय की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष श्रीमान किशन रेड्डी जी, मेरे साथी मंत्री पूर्व अध्यक्ष श्री बंडी संजय कुमार जी, मेरे मित्र और संसद सदस्य श्रीमान एटेला राजेंद्र जी, जो हल्दी बोर्ड के पीछे पड़ गए थे और निजामाबाद में हल्दी बोर्ड लाने में जिनका बड़ा योगदान है, ऐसे हमारे सांसद अरविंद धर्मपुरी जी, श्री के लक्ष्मण हमारे सांसद जी। अब जोर से ताली बजाना। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी जी, श्री ए महेश्वर रेड्डी जी, श्री पैडी राकेश रेड्डी जी, श्री दंपल सूर्यनारायण राव जी, श्री दिनेश कुलाचारी जी, और आज निजामाबाद की ये वीर भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं देश भर के, निजामाबाद के और पूरे तेलंगाना के हल्दी के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारे नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 के चुनाव में जो वादा किया था हल्दी बोर्ड बनाने का, न केवल वो वादा पूरा किया है, हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर भी इस इंदौर की धरती पर देकर यहां पर हल्दी किसानों का काम कर दिया है। भाइयों बहनों, मोदी जी जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, इसीलिए कहते हैं मोदी जी को कहते हैं वो करते हैं। भाइयों बहनों, यहां आने के पहले निजामाबाद के लोकप्रिय नेता स्वर्गस्थ डी श्रीनिवासन श्रीनन्ना जी का आदम कद प्रतिमा का यहां उद्घाटन किया है। मैं श्री डी श्रीनिवासन जी को बहुत बहुत मनपूर्वक याद कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज बड़े हर्ष का दिन है। मोदी जी ने देश भर के हल्दी किसानों की 40 साल 4 दशक पुरानी मांग को आज पूरा कर दिया और हल्दी बोर्ड को चालू कर दिया है। हमारे सांसद अरविंद धर्मपुरी, किशन रेड्डी, इटेला राजेंद्र जी और मेरे साथी बंडी संजय कुमार जी का बड़ा योगदान है ये हल्दी बोर्ड के लाने के लिए। आज मैं निजामाबाद की इस किसान सम्मेलन को कहना चाहता हूं, एक बार दोनों हाथ खड़ा कर कर मोदी जी के समर्थन में
अपने स्थान पर खड़ा होकर जोर से ताली बजाकर धन्यवाद करिए हल्दी बोर्ड के लिए। मोदी जी ने वादा जो किया था वो वादे को पूरा किया बैठे बैठे, और इससे हमारे निजामाबाद की, तेलंगाना की, भारत की हल्दी आने वाले दिनों में विश्व के बाजार में पहुंचेगी। और भाइयों बहनों, हल्दी के दाम आज जो कई बार गिर जाते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि हल्दी के दाम कभी नहीं गिरेंगे, कभी नहीं गिरेंगे। ये हल्दी की औषधीय विशेषताओं को हल्दी बोर्ड देश भर में, दुनिया भर में प्रस्थापित करेगा। निजामाबाद हल्दी के व्यापार का वैश्विक केंद्र बनेगा। एफपीओ को ताकत मिलेगी, किसानों को ताकत मिलेगी, और इसके साथ साथ भारत सरकार ने 2 कोऑपरेटिव बनाए हैं, भारत एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव लिमिटेड और भारत ऑर्गेनिक। ये दोनों का ब्रांच यहां पर हम निजामाबाद में खोलने का भी निर्णय कर चुके हैं। और भाइयों बहनों, इसका पैकेजिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट तीनों के लिए हम बहुत जल्दी एक पूरी व्यवस्था बनाएंगे। और ऑर्गेनिक किसान जो हल्दी का उत्पादन करते हैं, इसको अमेरिका, यूरोपियन संघ, कनाडा, यूके, वियतनाम, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो ऑर्गेनिक हल्दी की खपत करते हैं, वहां तक पहुंचाने का काम भी हम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब मैं ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करना चाहता हूं। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में। बाद में मोदी जी ने इस देश की सुरक्षा को चौक चौबंद करना शुरू किया। एक जमाना था जब 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी आते थे, हमले करते थे और भाग जाते थे, कोई बोलने वाला नहीं था। मोदी जी की सरकार में 10 साल में 3 बार बड़े प्रयास किए। उरी में किया, पुलवामा में किया और पहलगांव में भी किया। उरी में किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में किया, एयर स्ट्राइक की, और पहलगांव में किया, पाकिस्तान में घर में घुसकर ठोकने का काम किया। पहलगांव के हमले के बाद मोदी जी ने कहा था कि इनको बड़ा सबक सिखाएंगे, और पाकिस्तान धमकी दे रहा था एटम बम के। कांग्रेसी सोचते थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और एक दिन रात को हमारे सेना के बहादुर जवानों ने आतंकी संस्थाओं के हेडक्वार्टर को उड़ाकर सैकड़ों आतंकवादियों को धराशायी कर दिया। और आज भी राहुल गांधी कुछ न कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे राहुल बाबा, क्या साबिती मांग रहे हो? ये पाकिस्तान वालों के हुलिया देखो तो मालूम पड़ जाएगा। जो कहते थे कि हम भारत को चैन से सोने नहीं देंगे, उनके हेडक्वार्टर को उड़ाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी।
और भाइयों बहनों, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नहीं, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित किया। 4 दशक से नक्सलवादी इस देश का आदिवासियों के क्षेत्र में 40,000 लोगों का जान गया। मेरे कई आदिवासी भाई पैर गंवा बैठे, हाथ गंवा बैठे, जान गंवा बैठे। मुझे बताओ निजामाबाद वालों, ये नक्सलवादियों को समाप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि इनको शरण में लाओ। कौन ना बोल रहा है भाई? जिसको सरेंडर करना है करे। मैं इस मंच पर से कहता हूं, सारे लोग हथियार छोड़ दो और सरेंडर करो। मगर सरेंडर नहीं करेंगे तो हमने तय किया है 31 मार्च 2026 के पहले इस देश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे, समाप्त कर। मुझे बताओ निजामाबाद वालों, जिन्होंने आदिवासियों को मारा, हमारे पुलिस ऑफिसर, सुरक्षा कर्मियों को मारा, वो नक्सलवाद को समाप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी कहती है इनके साथ बातचीत करो। हमारी सरकार का नीति है, पॉलिसी है, जिनके हाथ में हथियार है उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। हथियार डाल दो, सरेंडर करो और मेन स्ट्रीम में दाखिल हो जाओ। 10,000 लोग उत्तर पूर्व में नॉर्थ ईस्ट में हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए। तालुका का चुनाव लड़े, जिला का लड़े, विधायक लड़े। भाइयों बहनों, 2000 से ज्यादा नक्सली भी 1.5 साल में सरेंडर करे हैं। मगर जिनके हाथ में हथियार है उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। और मैं आज तेलंगाना की धरती पर से कहकर जाता हूं, जो लोग नक्सलवाद को बचाने की बात करते हैं, तेलंगाना के जिन आदिवासियों की जान गई है, जिन पुलिस वालों की जान गई है, जिन सुरक्षा कर्मियों की जान गई है, इनके परिवार वालों को आप क्या जवाब दें? इतने सालों तक आदिवासी क्षेत्र में आपने विकास को रोक कर रखा है, इसका क्या जवाब दें? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, मुझे तो डर है कि देश भर से भागे हुए नक्सलियों को यहां पर पनाह न दे, तेलंगाना में पनाह न दे। मगर आप चिंता मत करना, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार। हम 31/3/26 तक इस देश के नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, बारिश आने वाली है, मुझे लंबा नहीं बोलना है, मगर तेलंगाना वालों के विडंबना पर मैं जरूर बात करना चाहता हूं। यहां टीआरएस की सरकार थी, बड़ा करप्शन किया या नहीं किया? भाई बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो, किया है नहीं किया? और जोर से बोलो, किया है या नहीं किया? और जोर से बोलो, किया है या नहीं किया? धारानी, कालेश्वरम, टीएसपीएससी, सिंगरेनी भर्तियां, ईएएम, सीईटी की परीक्षाएं, ये सारा करप्शन किया था ना? अब तेलंगाना की जनता रेवंत रेड्डी गारू को लाई, एक में भी केस किया है क्या? अरे बोलो भाई, किया है क्या? ये तेलंगाना पहले चंद्रशेखर राव जी के परिवार का एटीएम था, अब कांग्रेस दिल्ली का एटीएम बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज भी भ्रष्टाचार
टीआरएस के शासन की तरह ही हो रहा है। आज भी नक्सलियों को बचाने की बात हो रही है। आज भी मोदी जी की योजनाओं को नीचे लागू नहीं होने दे रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं कहने आया हूं, एक बार किसान, दलित, आदिवासी, महिला और युवा का भला चाहते हैं, मेरे पिछड़े वर्ग का, ओबीसी का भला चाहते हैं, तो वो भला केवल मोदी जी की डबल इंजन सरकार ही कर सकती है और कोई भला नहीं कर सकता। हम तो भ्रष्टाचार के कारण तेलंगाना की जनता ने टीआरएस को निकाला, बीआरएस को निकाला और उनके भी भ्रष्टाचार ज्यादा करने वाले भ्रष्टाचार में उनके बाप जैसी कांग्रेस पार्टी आ गई। तेलंगाना वहीं का वहीं रह गया। भाइयों बहनों, तेलंगाना के चहुमुखी विकास के लिए यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार भी नहीं चलेगी, टीआरएस की भी सरकार नहीं चलेगी। केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। आज यहां पर मोदी जी ने किसानों को कहा हुआ एक और वादा पूरा हुआ है। मोदी जी ने किसानों के भले के लिए ढेर सारे काम किए हैं। बजट में 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी की। हर किसान के अकाउंट में 6,000 रुपया जाता है। यूरिया, डीएपी के दाम बढ़ने नहीं दिए। किसान बीमा पहले कभी मिलता नहीं था, अब किसान को मिल रहा है और अब हल्दी बोर्ड की भी रचना हो गई है। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों के में मोदी जी ने दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, युवा और महिला के लिए, किसानों के लिए जो काम किए हैं, हम उसको आगे चालू रखेंगे। और मैं रेवंत रेड्डी को कहकर जाता हूं, भाई रेवंत रेड्डी जी, आपको जनता ने पावर दी है, हमारे तेलंगाना को नक्सलियों का अड्डा मत बनने देना, मत बनने देना। और भाइयों बहनों, वो जो करे वो करे। फिर से मैं आपको कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026 को हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, पूरे देश से समाप्त करेंगे। फिर से एक बार तेलंगाना के और देश भर के हल्दी के किसानों को मोदी जी की ओर से बहुत बहुत बधाइयां और हल्दी बोर्ड बनने के बहुत बहुत अभिनंदन। वंदे मातरम। मेरे साथ पूरे जोश और खरोश के साथ दोनों हाथ उठाकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीधा प्रसारण आप तेलंगाना के निजामाबाद से देख रहे थे, जहां पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किसान महासम्मेलन को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने कई बड़ी बातें कही। एक तो जो हल्दी बोर्ड का उपहार दिया गया है निजामाबाद को, तेलंगाना को, उसका उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया क्योंकि मोदी सरकार ने वहां पर उसके राष्ट्रीय हेडक्वार्टर, हल्दी बोर्ड के गठन और राष्ट्रीय हेडक्वार्टर को मंजूरी दी। उसका उन्होंने कुछ देर पहले उद्घाटन भी किया था। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी खास तौर पर जिक्र किया और देश से नक्सलवाद के खात्मे की भी बात की। तेलंगाना में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, वो चाहे पहले केसीआर सरकार के दौरान रही हो और अब रेवंत रेड्डी सरकार के दौरान, उसका भी उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया और तमाम लोगों को इकट्ठे होने और इसके खिलाफ आवाज उठाने की बात कही, इसका आह्वान किया। इसका सीधा प्रसारण आप अभी देख रहे थे निजामाबाद से। वक्त आ गया अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ।
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है। ब्रेक के बाद आगे की बड़ी खबरों में बात अब मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 123वीं कड़ी में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का जिक्र किया। इस समय सबकी निगाहें इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर भी है। भारत ने एक नया इतिहास रचा है। मेरी कल ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बात भी हुई है। आपने भी शुभांशु से मेरी बातचीत को जरूर सुना होगा। अभी शुभांशु को कुछ और दिन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर रहना है। हम मिशंस के बारे में और बातें करेंगे, लेकिन मन की बात के अगले एपिसोड में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान देने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में उन्होंने खाने में 10% तेल कम करो, मोटापा घटाओ का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें अपने सामर्थ्य का विस्तार करने के लिए अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होगा। साथियों, अगर हमें अपने सामर्थ्य का विस्तार करना है तो सबसे पहले हमें अपनी फिटनेस और वेलबीइंग पर ध्यान देना होगा। वैसे साथियों, फिटनेस के लिए, ओबेसिटी कम करने के लिए मेरा एक सुझाव आपको याद है ना? खाने में 10% तेल कम करो, मोटापा घटाओ। जब आप फिट होंगे तो जीवन में और ज्यादा सुपर हिट होंगे। और दिल्ली में क्या है लोगों की प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को लेकर प्रतिक्रिया, इसी का जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ सुना गया। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मोदी जी ने वृक्षारोपण के बारे में बात की है, योग दिवस के बारे में बात की है, तो देख के बहुत अच्छा लगा। और हर साल की तरह इस बार भी हमने गांव वालों के लेके, कॉलोनी वासियों को लेके हमने इस चीज़ को बढ़ावा किया कि योग दिवस पे जितने भी गांव के लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं कर पाते थे, तो उनको इस बात की हमने कोशिश करके उनको लेके गए और योग करवाया। हम जो काला दिवस के बारे में बताया, वो मेन जनता को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। किस तरह से काला दिवस में लोगों को प्रताड़ना दी गई और ऐसी बातें बताई जो यहाँ पर जनता को मालूम नहीं थी। महिलाओं को लेके जो उन्होंने बात की है सुरक्षा के लिए, और जो महिला सशक्त हो रही हैं, अपना उद्योग स्थापित कर रही हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान आ रहा है इस चीज़ को लेके, और महिलाएं सशक्त हो रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने हमें योग दिवस के बारे में बताया। आज पूरा देश योगा कर रहा है और सब लोग निरोग है। मन की बात में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है, जो खादी का जो कपड़ा है भाई देश के लिए बहुत अच्छा है, अपने देश का ही खरीदो, अपने देश का ही बेचो, तो उसमें देश का ही भला होगा। हमारे प्रधानमंत्री की जो सोच है वो बहुत अच्छी सोच है, देश को आगे बढ़ाने की सोच है। मोदी जी की तो हर बात अच्छी लगती है और उनका काम भी अच्छा लगता है, और जो उनकी विचारें हैं वो भी अच्छी है। सबसे अच्छा तो जो स्वास्थ्य के लिए उन्होंने बताया, योगा, धर्म इत्यादि जो बताया, तीर्थ के लिए तीर्थ व्रत करना चाहिए या धर्म स्थल में जाना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए या जन जन से मिलना चाहिए और योगा करना चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए भी और धर्म के लिए। उन्होंने तो सारी बातें कह दिया। आत्मनिर्भर भारत के बारे में और जो देश हमारा विकास हो रहा है उसके बारे में, दूसरा आपका योग दिवस के बारे में, बहुत सारे कार्यक्रम जो आत्मनिर्भर के लिए लोग कार्य कर रहे हैं केरला में, महाराष्ट्र में, वो बहुत ही अच्छा लगा। तो देश की राजधानी दिल्ली के लोग काफी उत्साहित नजर आए प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुनकर, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री की बातों से प्रेरणा मिलती है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और काशी वासियों में मन की बात को लेकर गहरी रुचि और उत्साह देखने को मिलती है। यहाँ की जनप्रतिनिधि भी आम जन के साथ सहभागिता निभाते हैं और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र ने पहले वृक्षारोपण किया और फिर स्थानीय लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात जो 123वां एपिसोड आप लोगों ने सुना, क्या खास बातें रही और काशी के तरफ से
अब देखिए, हर एपिसोड वो आधे घंटे इस देश के लोगों को सम्मोहित करने के लिए काफ़ी होते हैं। एक देश के किसी कोने में बैठे हुए आपको पूरे देश में हमारे नौजवान, हमारी मातृशक्ति, हमारी सामाजिक संस्थाएं, कोई भी क्षेत्र क्या कर रहा, मुझको लगता है कि वो जिन जिन विषयों की चर्चा करते हैं वो देश के लिए आश्चर्य में डालने वाला विषय। अब किसको क्या पता था कि असम में, कोई आंध्र प्रदेश में, कोई अरुणाचल में, कोई हिमाचल में, कोई तमिलनाडु में, कोई आंध्रा के किसी गांव में क्या कर रहा। लेकिन वो व्यक्ति आज देश के इस राष्ट्रीय फलक पर वो चमकते सितारों की तरह जब वो स्थान पाते हैं मोदी जी की जुबान से और मन की बात के माध्यम से, तो फिर उनके सपनों को चार चांद लग जाते हैं, पंख लग जाते हैं, पूरा देश उनको पहचानने लगता है। आगे की खबरों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना दौरे पर हैं और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया। निजामाबाद में हल्दी किसानों की हल्दी बोर्ड की स्थापना एक प्रमुख मांग रही है, जिसे आज पूरा किया गया है। गौरतलब है कि भारत सरकार का लक्ष्य साल 2030 तक हल्दी के निर्यात को 1 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि निजामाबाद को हल्दी की राजधानी के रूप में जाना जाता है और मुख्यालय बनने से यहां की हल्दी पूरी दुनिया में पहुंचेगी। निजामाबाद कई दशकों से हल्दी की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहां के किसान हल्दी सदियों से उगाते हैं, मगर उसको वैश्विक बाजार जितना मिलना चाहिए इतना दुनिया के बाजार में आपका हल्दी नहीं जाता है। ये बोर्ड बनने से 3-4 साल में ही निजामाबाद की हल्दी दुनिया के ज्यादातर देशों में पहुंचेगी, इसका मुझे विश्वास है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने साल 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव के समय हल्दी बोर्ड की घोषणा की थी। अब हल्दी के किसान बिचौलियों के भरोसे नहीं रहेंगे। 23 के चुनाव के दौरान मोदी जी ने यहां पर तेलंगाना में हल्दी बोर्ड की घोषणा की थी। अक्टूबर 23 में इसकी अधिसूचना जारी की, 25 में इसको शुरू किया और आज 29 जून 2025 को इसका टेम्पररी हेडक्वार्टर भी हमने चालू करने का काम कर दिया है। और अब हल्दी बोर्ड विधिवत रूप से काम चालू करने के बाद हल्दी के किसान बिचौलियों के भरोसे नहीं रहेंगे। और इस दौरान अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार ने 2030 तक हल्दी के निर्यात को 1 अरब अमेरिकी डॉलर तक करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने 2030 तक $1 बिलियन के हल्दी के निर्यात का, एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर $1 बिलियन के एक्सपोर्ट के लक्ष्य को अचीव करने की हमने पूरी तैयारी भी की। ये जो बोर्ड बनेगा, ये हल्दी की ज्यादा से ज्यादा कीमत हल्दी के किसानों तक पहुंचे, इसके लिए काम करेगा। इंटरनेशनल मार्केट में हल्दी की खपत को बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करेगा। संभावित बाजार में भारत की हल्दी के अंदर जो औषधीय गुण है इसका भी प्रचार प्रसार करेगा। उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा मानांक विश्व स्तर के हो, इस प्रकार का पैकिंग की भी शुरुआत करेंगे। किसानों को हल्दी खेत से कैसे निकालनी जिससे एक्सपोर्ट में कोई बाधा ना आए, इसका प्रशिक्षण और कौशल विकास, इसकी ट्रेनिंग देने का भी काम करेंगे और हल्दी के स्वास्थ्यवर्धक गुणों पर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर
उसको विश्व के लिए प्रस्थापित करने का काम करेंगे। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले वक्त है ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में खबर दिल्ली से, जहां प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी की झुग्गीवासियों के नाम पर बुलाई गई जनसभा को पूरी तरह विफल राजनीतिक स्टंट करार दिया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली के झुग्गीवासियों ने आपके झूठे अभियान को नकार दिया। भाजपा अध्यक्ष ने सवाल पूछते हुए कहा कि केजरीवाल ने 10 साल में खुद के लिए शीश महल बनाया, पर गरीबों को नरेला बवाना में बने फ्लैट्स आवंटित क्यों नहीं किए। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर दोहरे चरित्र और मानदंड का आरोप लगाया। सचदेवा ने केजरीवाल पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा कि जो आज झुग्गीवासियों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने कोविड काल में इन्हीं गरीबों को संरक्षण देने के बजाय गांव की ओर भगा दिया था। अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में उनने एक भी मकान किसी झुग्गी वाले के लिए बनाया था। तो नरेला में जो 50,000 मकान बने तो खंडर कर दिए अपनी जिद की वजह से, लेकिन उन गरीब लोगों को नहीं किया। और आज जब दिल्ली की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार जलियांवाला बाग में, कालका जी में, कलिंगा कॉलोनी में और नरेला वाले मकानों को बनाकर दोबारा से झुग्गी वालों को देने की बात कर रही है, तो इन्हें तकलीफ। जो भाषा अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय ने माननीय प्रधानमंत्री जी या उनके आवास के बारे में बोली है, ये सीधा सीधा दिखाता है कि इनके अंदर का नक्सलवाद अभी भी उबाले में है। तो सभ्य समाज में ऐसे नक्सलियों की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और कट्टर बेईमान झाड़ू निशान को नकार चुकी है और इनकी हताशा, इनकी निराशा इनके बयानों से दिखाई देती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर दिए गए अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा आप पार्टी की कब्जे वाली मानसिकता है। बीजेपी ने कहा कि आप पार्टी बांग्लादेशियों की तर्ज पर कब्जा करना चाहती है। भाजपा ने केजरीवाल के बयान को संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन बताया। और एनार्किस्ट पार्टी है। इस पार्टी ने हमेशा संविधान और संविधान तंत्र के खिलाफ काम किया है। हमने देखा है कि रिपब्लिक डे के समय पर भी कैसे रिपब्लिक डे को रोकने के लिए ये लोग उतर गए थे। अब प्रधानमंत्री के घर में कब्जा करना चाहते हैं, मतलब कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को किस प्रकार से बुलडोज करना चाहते हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में भी और आज पंजाब में भी गरीबों को धोखा दिया, युवाओं को धोखा दिया और स्कूल और पाठशाला के बदले मधुशाला बना दी। सबसे ज्यादा गरीबों को एक प्रकार से लूटने का काम किया तो ये आम आदमी पार्टी ने किया। वहीं कांग्रेस ने झुग्गी बस्तियों पर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को घड़ियाली आंसू बताया और आप पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को 10 सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहने को कहा। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि जब पूरी दिल्ली में बुलडोजर एक्शन हो रहा था और गरीबों को बेघर किया जा रहा था, तो अब अचानक से घड़ियाली आंसू बहा रहे पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कहां थे। उन्हें न सिर्फ अपने पापों का प्रायश्चित करने की जरूरत है, बल्कि कुछ सवालों के जवाब देने भी अनिवार्य हैं। आज आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक केजरीवाल जी झुग्गी टूटने के ऊपर घड़ियाली आंसू तो बहा रहे हैं, लेकिन क्या वो अपने गिरेबान में झांकेंगे कि 11 साल वो लगातार इस दिल्ली की बागडोर संभाल रहे थे, तब उन्होंने क्या एक भी मकान बनाकर इन झुग्गी वालों को देने का काम किया? इन्होंने भी बड़े बड़े वादे तो किए थे, लेकिन किया उसके विपरीत था। आज राजनीतिक रोटी सेकने के लिए गरीबों को यूटिलाइज करने का काम कर रहे हैं। आप अपने गिरेबे में झांकिए और मैं तो ये कहूंगा कि ये घड़ियालू आंसू के बजाय आपको प्रायश्चित करना चाहिए। आपको प्रायश्चित करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए।
और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। जब देश पूछता है, जवाब